नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। क्या आप लोग तैयार हैं ना इस क्लास को पूरा करने के लिए? क्योंकि आज की क्लास में जीवन की मौलिक इकाई का थ्योरी कंप्लीट होने वाला है और यह क्लास दूसरा क्लास है। अगर आप लोगों ने पहला क्लास नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और यह जो क्लास है ना, आपको कंप्लीट एनसीईआरटी करवाएंगे। जो नया वाला एनसीईआरटी है ना, पूरा जो है ना आपको साइंस का मैं सिलेबस करवाऊंगा दोस्त। और यह क्लास आपको डेली सुबह 10 बजे देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इस क्लास को करना ना भूले। तो चलिए इस क्लास का जितना भी कॉन्सेप्ट है थ्योरी की तरफ चलते हैं, बिना समय बर्बाद किए हुए। तो चलते हैं हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो बात करेंगे ना, सबसे पहला क्वेश्चन से स्वागत करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी कोशिका में डीएनए उपस्थित है तो उसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। मतलब क्या कह रहा है, यदि कोशिका में डीएनए उपस्थित है तो उसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। पहला ऑप्शन जो है, डीएनए में कोशिका के निर्माण एवं संगठन से संबंधित आवश्यक सूचनाएं होती है, पहला ये है। उसके बाद डीएनए केवल कोशिकाओं के ऊर्जा देते हैं, डीएनए केवल कोशिका झिल्ली बनाता है, डीएनए केवल कोशिका द्रव में पाया जाता है। तो यहाँ जो है ना, ऑप्शन से देखने से लगता है कि बी ऑप्शन नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होगा। मतलब अगर किसी कोशिका में डीएनए उपस्थित है ना, तो आपको इनमें से सबसे उपयुक्त कथन जो है, डीएनए में कोशिका जो निर्माण होता है, कोशिका का जो निर्माण होता है डीएनए में एवं संगठन से संबंधित आवश्यक सूचना जो देने का काम कौन करता है, तो आपको डीएनए देता है। बात करेंगे तो देखिएगा, एनसीईआरटी के मोटे मोटे लाइन पे बात करेंगे तो आप करेंगे ना, ये केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यहाँ आप केंद्रक के चारों ओर देख रहे होंगे, दोहरी झिल्ली दिखाई देता होगा। एक ये झिल्ली है और एक ये वाला झिल्ली है, दोहरी झिल्ली दिखाई देता होगा। मतलब दोहरी परत होता है, इस परत को क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। मतलब कहेगा केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक। अब केंद्रक झिल्ली पर छोटे छोटे छिद्र होता है, इस छिद्र को क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं। देख रहे हैं, छोटा छोटा छिद्र है, इसको क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं। और केंद्रक में जो पाए जाने वाला जो द्रव होता है, क्या होता है भाई, द्रव होता है। इस द्रव को क्या कहते हैं, तो केंद्रक द्रव कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद दोहरी झिल्ली है, इसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। उसके बाद जो है ना, ये क्या हो गया, केंद्रक का केंद्रिका हो गया। ये जो छोटा छोटा जो ये धागे नुमा रचना जो देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, क्रोमोटीन जालिका कहते हैं। और नीचे जो है ना, केंद्रक जो है, केंद्रक के पास जो है ना अंतःप्रदवी जालिका होता है। अंतःप्रदवी जालिका दो तरह के होता है, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। तो ये केंद्रक अंतःप्रदवी जालिका से जुड़ा हुआ होता है। अंतःप्रदवी जालिका पे ये जो छोटा छोटा रचना दिखाई दे रहा है, दानेदार रचना, इसको राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम का काम क्या है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो केंद्रक के बारे में ये सारा फिगर से समझा है। अब हम ये सारे एनसीईआरटी का जो है ना ओरिजिनल लाइन है दोस्त, ये सारा का सारा ओरिजिनल लाइन है। एनसीईआरटी का मैं टाइप किया हुआ, वो भी नया वाला एनसीईआरटी का है। इसलिए दोस्त आप लोग इस क्लास को पूरा कीजिएगा। तो देखिए, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटा छोटा छिद्र को क्या बोले थे, केंद्रक छिद्र कहते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर आ पाता है। मतलब देखिएगा, केंद्रक कोशिका के बीच में होता है, केंद्रक में जो द्रव है ना, द्रव, केंद्रक में जो द्रव है, इस द्रव जो है ना, इसी छिद्र के जरिए कोशिका द्रव में आता है। केंद्रक का जो द्रव है किस में आता है, कोशिका द्रव में आ जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर आ पाता है। उसके बाद केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। उसके बाद जो कोशिका विभाजन के समय क्षर आकार के दिखाई देते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब पूछेगा क्रोमोसोम क्षर के आकार का कब दिखाई पड़ता है, तो आपको जो है ना कोशिका विभाजन के समय। क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुण होते हैं, यानी क्रोमोसोम में ही अनुवांशिक गुण होते हैं। अनुवांशिक गुण किसको कहते हैं दोस्त, जो माता पिता का गुण जो है ना अपने संतान में आता है, माता पिता वाला गुण जो संतान में दिखता है ना, उसी गुण को अनुवांशिक गुण कहते हैं। तो क्रोमोसोम में ही अनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए द्वारा, डीएनए यानी अणु के रूप में अगली जो है ना संतति में जाते हैं। ये भी बात याद रखेंगे। अनुवांशिक गुण किसको कहते हैं, जो गुण बच्चे में
माता पिता वाला देखिए, उसी गुण को क्या कहते हैं, अनुवांशिक गुण कहते हैं। इस गुण को अब माता पिता से संतान में लाने का काम कौन करता है, तो आपको डीएनए, यानी डीएनए का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, क्या, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, यही लाता है। उसके बाद हम बात करेंगे, क्या दोस्त मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, सो बताइए, एक बार कमेंट कीजिए कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसलिए दोस्त आप लोग लास्ट तक जरूर बनिएगा, मजा बहुत ही आएगा। ठीक, तो चलिए बात करेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम याद रखेंगे, एक एक लाइन इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी का ओरिजिनल लाइन है। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी याद रखेंगे। डीएनए अणु में कोशिका निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचना होती है। मतलब डीएनए अणु में ही, डीएनए जो है ना, डीएनए में ही कोशिका का निर्माण, यानी कोशिका, किस कोशिका का निर्माण करना है, किसको निर्माण नहीं करना है, कोशिका निर्माण और संगठन, उसका संगठन करना, संगठन की सभी आवश्यक सूचना किसके पास होते हैं, डीएनए के पास होता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं भाई, तो जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजन नहीं हो रही होती तो उसमें डीएनए क्रोमोटीन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। मतलब अगर किसी कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है तो डीएनए किस रूप में विद्यमान होता है, तो आपको जो है ना, क्रोमोटीन पदार्थ के रूप में विद्यमान होता है। किस रूप में, क्रोमोटीन पदार्थ के रूप में विद्यमान होता है। क्रोमोटीन पदार्थ धागे की तरह एक रचनाओं की एक जाल का पिंड होता है। क्रोमोटीन पदार्थ क्या होता है, एक धागे की तरह रचना होता है। अभी अभी बताए हैं क्रोमोटीन जो है ना, देखिएगा, आजा भाई, क्रोमोटीन में बताए थे, क्रोमोटीन देखिएगा, ये बताए थे ना, क्रोमोटीन जालिका धागे की तरह जितना भी रचना दिख रहा है ये क्या है, क्रोमोटीन जालिका है। ठीक है, तो क्रोमोटीन पदार्थ क्या होता है, धागे की तरह की एक रचना होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाती है। मतलब अब समझिएगा, क्रोमोटीन जालिका क्रोमोसोम की तरह कब दिखाई पड़ता है, तो कोशिका विभाजन की समय। ठीक है ना, इतना बात सब याद रखेंगे। यानी ये जो था आपको किससे था, तो केंद्रक से था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। इसी तरह से आपको हम पढ़ाएंगे। जैसे ही थ्योरी समाप्त होगा दोस्त, उसके बाद जो है ना, आज थ्योरी समाप्त होगा और कल जो है ना 100 क्वेश्चन का डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो है ना ऑपरेशन करेंगे इस चैप्टर पे। आपको मजा आएगा। कल कितना क्वेश्चन आप कर पाइएगा, जरूर कल जो है ना आप ज्वाइन कीजिएगा क्लास के साथ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसमें। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विशिष्ट कोशिकीय घटकों का क्या कहते हैं। मतलब कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विशिष्ट घटक है, उस घटक को क्या कहते हैं। तो चलिए पहले कहानी सुनिए। ऑप्शन बात करेंगे, उत्तक है, अंगक है, गुणसूत्र है, जीन है। हम बात करेंगे अंगक। क्या कहेंगे, अंगक या कोशिका अंगक। कहीं कहीं लिखा रहेगा कोशिका अंगक या अंगक, तो यहाँ अंगक सीधा किया है, तो इसको कोशिका अंगक भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए, मतलब ये बात करेंगे हम कि एक बार बताते हैं कि कोशिका के, सभी कोशिका के चारों तरफ से क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली और के बीच, कोशिका झिल्ली में के बीच में और उसमें क्या रहता है, कोशिका द्रव रहता है। कोशिका द्रव में अनेक छोटे छोटे संरचना पाई जाती है। अनेक छोटा छोटा जो है ना संरचना है। इसी छोटे छोटे संरचना को हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं या कोशिका के अंगक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका के अंगक। तो वही है, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विशिष्ट कोशिकीय घटक, विशिष्ट कोशिकीय घटक जो है इसको क्या कहते हैं, कोशिकीय अंगक कहते हैं। बात करेंगे एनसीईआरटी पे साफ तौर पे लिखा गया है। तो देखिएगा क्या है कि कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिकीय झिल्ली, कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। मतलब कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था। मतलब देखिएगा, ये जो है ना, आपको बात करेंगे, आपको जो है ना जंतु कोशिका है। उसके बाद इसमें बात कर किया जाए ना, तो ये जो पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है झिल्ली है। क्या है, कोशिका झिल्ली है। मतलब ये जो है ना कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है। बात करेंगे, ये कोशिका झिल्ली है। ठीक, अब इसमें देखिएगा छोटा छोटा अनेक कोशिकीय रचना है। जैसे में बात करेंगे, ये क्या है, आपको अंतःप्रदवी जाल का है। उसके बाद ये बात करेंगे राइबोसोम है। उसके बाद बात करेंगे क्या है, सेंट्रोसोम है। मतलब बहुत, ये क्या है, आपको केंद्रक है, बीच में केंद्रक है। तो अलग बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, कोशिकीय रचना है। तो ये जो
पिंक कलर का हल्का धब्बा दिखाई देता है, इसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। तो ये सारे जो छोटा छोटा रचना है इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका अंगक कहते हैं या कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका, कोशिका जो है ना सभी को मिलाकर कोशिका अंगक कहेंगे या क्या कहेंगे, कोशिकांग कहेंगे। तो देखिएगा यही है, कोशिका के एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, इसे कोशिका द्रव कहते हैं। यानी इसमें जो है ना कोशिका एक द्रव भरा होता है, इसको कोशिका द्रव कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है, यानी प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली को कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर एक गाढ़ा तरल पदार्थ है, अब तरल पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। यानी इसमें जो है ना, इसमें विशिष्ट कोशिका के अनेकों घटक होते हैं, इन सभी घटक को क्या कहते हैं, कोशिका का अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करता है और प्रत्येक अंग जितना भी कोशिका के अंगक है सबका अपना अपना अलग अलग कार्य है। ठीक है, सबका अपना अलग अलग कार्य है। कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। बात करेंगे, देखिएगा ये केंद्रक है, ये क्या है, आपको चारों तरफ से जो झिल्ली है सभी कोशिका के चारों, और इसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव है, इसको इस द्रव को कहते हैं क्या, कोशिका द्रव कहते हैं। इस द्रव को कहते हैं कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, इस द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। केंद्रक में जो द्रव पाया जाता है इसको केंद्रक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव कहते हैं। और जब इन दोनों द्रव को मिला देते हैं, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों को मिला करके क्या बनता है, तो आपको जो है ना अजीव द्रव बनता है। अजीव द्रव की खोज किसने किया था, तो कल की क्लास में बताए थे, पुरकिंजे ने किया था। सारा बात को याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा, कोशिका दो तरह का होता है, एक पैकेरियोटिक कोशिका यानी पैकेरियोटिक कोशिका, दूसरा इक्वेरियोटिक कोशिका। पैकेरियोटिक कोशिका जो होता है, बात करेंगे, आकार प्रायः इसका छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर का होता है, याद रखेंगे। यानी 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर होता है, ये भी याद रखेंगे। इक्वेरियोटिक कोशिका जो होता है आपको जो है ना 5 से 100 माइक्रोमीटर का होता है। पैकेरियोटिक कोशिका एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है और सरल बहुकोशिकीय जीव में, ये जो है ना जटिल बहुकोशिकीय जीव में आपको इक्वेरियोटिक कोशिका पाया जाता है। इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, इसमें जो है ना 80S राइबोसोम पाया जाता है। उसके बाद सब बात याद रखेंगे। केंद्रिका क्षेत्र बात करेंगे, अस्पष्ट होता है, यानी इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रिका क्षेत्र जो है ना सुस्पष्ट होता है। उसके बाद जो चारों ओर से केंद्रीय झिल्ली से घिरा नहीं होती है, मतलब इसमें किसी प्रकार का झिल्ली नहीं होता। पैकेरियोटिक कोशिका में किसी प्रकार का झिल्ली नहीं होता, उसे केंद्रकाभ कहते हैं। मतलब जो है ना जिसके केंद्र चारों तरफ से, जिस कोशिका में चारों तरफ से झिल्ली नहीं होते उसे केंद्रकाभ कहते हैं। जो चारों ओर से झिल्ली और केंद्रीय झिल्ली द्वारा घिरा होता है इक्वेरियोटिक कोशिका। बात करेंगे, एक पैकेरियोटिक कोशिका में 1 क्रोमोसोम होता, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में 1 से अधिक क्रोमोसोम होता। ठीक है, बात करेंगे कि झिल्ली युक्त कोशिकाएं अंगक अनुपस्थित होते हैं, मतलब पैकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। उसके बात करेंगे कोशिका विभाजन, इसमें समसूत्री विभाजन होता और अर्धसूत्री विभाजन होता। यूकेरियोटिक कोशिका में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता। ठीक है, तो इतना बात याद रखेंगे। पैकेरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका, आप याद कैसे होगा, प आता है पहले कि य आता है, प आता है पहले य बाद में आता है, तो प मतलब पहले आया, तो पहले एक कोशिकीय जीव ना आया, तकर बाद ना बहुकोशिकीय जीव आया, तो प पहले य बाद में। तो पैकेरियोटिक कोशिका जो होता है आपको सरल कोशिका, मतलब जो है आकार छोटा होता है, 70S राइबोसोम, उसमें जो है आकार बड़ा होता है। 80S राइबोसोम आकार जो होता है कितना, 1 से 10 माइक्रोमीटर, 5 से 100 माइक्रोमीटर। इसका केंद्रीय क्षेत्र अस्पष्ट होता है, उसका सुस्पष्ट होता है। इसके बाद इसमें बताए क्रोमोसोम 1 होता है, इसमें 1 से अधिक होता है। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। इसमें कोशिका विभाजन जो होता है समसूत्री और अर्धसूत्री होता है। बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए पहले क्वेश्चन, यदि आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह से राइबोसोम हटा दिए जाए तो सबसे पहले कौन सी गतिविधि प्रवाहित
प्रभावित होगी। मतलब कह रहा है क्या, यदि RER की सतह से राइबोसोम को हटा दिया जाए, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक कुलम पे छोटा छोटा रचना पाया जाता है, दानेदार रचना। आइए, दानेदार रचना को ही राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम का काम क्या है यहाँ पे, तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो राइबोसोम अगर इस पर से हटा दिया जाए तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। क्या नहीं होगा, प्रोटीन का संश्लेषण। तो कहता है सबसे पहले कौन सी गति प्रभावित होगी, तो पहला है क्या, प्रोटीन का संश्लेषण। तो यही हो जाएगा आंसर। लिपिड का संश्लेषण नहीं होगा, यानी आपको बात करेंगे कोशिका विभाजन नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण ये तो होगा नहीं, जंतु ये तो प्रकाश संश्लेषण आपको पादप कोशिका में होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण बाधा हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट देखिए, यही जो है ना आपको अंतःप्रदबी जालिका है, ये केंद्रक है, केंद्रक से सटा रहता है अंतःप्रदबी जालिका। अंतःप्रदबी जालिका का जितना भी कार्य है ना, सारा कार्य को पढ़ डालेंगे दोस्त। आप जो है ना, ये दो क्लास, पहला क्लास और ये आज का क्लास, थ्योरी क्लास कर लीजिएगा ना। अगर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ गया ना, एक भी क्वेश्चन, गारंटी देते हैं नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। केवल जो है ना अच्छा से जो है ना स्टडी कीजिएगा। तो उसके बाद देखिएगा, अंतःप्रदबी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। यानी अंतःप्रदबी जालिका जो है ना, अंतःप्रदबी जालिका झिल्ली युक्त नलिका का, झिल्ली युक्त मतलब झिल्ली की तरह नलिका बना हुआ, सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है, बहुत बड़ा तंत्र है। झिल्ली मतलब देखिए, झिल्ली वाला कोशिका में बात करेंगे, सबसे बड़ा कोशिका क्या है, आपको अंतःप्रदबी जालिका है। वही बात कह रहा है कि बहुत बड़ा तंत्र है। यह लंबी नलिकाएं अथवा गोल या आयताकार थैले की तरह दिखाई देता है। ये लंबा दिखाई देता है, ये बात नहीं याद रखेंगे। उसके बाद याद रखने वाला बात है यहां से, अंतःप्रदबी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। पहला बात ये याद रखेंगे कि अंतःप्रदबी जालिका की जो संरचना है, संरचना मतलब बनावट किसकी तरह होती है, तो कोशिका झिल्ली की तरह होती है। किसकी तरह होती है, कोशिका झिल्ली की तरह। अंतःप्रदबी जालिका दो प्रकार के होते हैं। पहला खुरदरी अंतःप्रदबी जालिका, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा चिकनी अंतःप्रदबी जालिका, SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करेंगे क्या, RER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है। मेन बात ये याद रखना है, ये भी कि RER जो है ना, बात करेंगे खुरदरी अंतःप्रदबी जालिका को अगर हम सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखेंगे तो वो भी चिकना दिखाई देगा, क्योंकि बहुत छोटा छोटा दानेदार रचना होता है जिसको राइबोसोम कहते हैं। बिना सूक्ष्मदर्शी से देखने पर वो नहीं दिखाई देगा, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तब वो खुरदरी दिखाई देगा। तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है। ऐसी राइबोसोम पर किसका संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, RER तैयार प्रोटीन को, अब RER क्या करता है, तैयार, RER पे ही प्रोटीन तैयार होता है। तो तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा, ER मतलब क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदबी जालिका के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। मतलब कि अंतःप्रदबी जालिका दो प्रकार के होते हैं, बात समझिएगा। एक खुरदरी अंतःप्रदबी जालिका, चिकनी अंतःप्रदबी जालिका। खुरदरी अंतःप्रदबी जालिका पर छोटे छोटे दानादार रचना होती है, उसे राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ये प्रोटीन जो बनने के बाद ये अंतःप्रदबी जालिका क्या करता है कि उन कोशिका तक भेजता है जहां इसका जरूरत होता है, तो वहीं कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। उसके बाद देखिएगा, अभी समाप्त नहीं हुआ है दोस्त, और है बाकी। इसमें देखिएगा सारा NCERT का ओरिजिनल लाइन है दोस्त, बहुत मेहनत लगा है। बस आप लोग वीडियो देखिए, बड़े ही चैनल वाले को आप जो है ना वीडियो देखते, क्या हमारा कंटेंट आप लोग को अच्छा नहीं लगता है? बहुत मेहनत करके दोस्त इस सारा जो है ना आपको जो है ना बनाया गया है। उसके बाद जब आप लोग नहीं देखते हैं, इतना आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल फ्री में करता हूं, बस आप देखा कीजिए, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। आप जो है ना सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए जो है ना हमेशा तत्पर रहूंगा। तो चलिए देखिएगा, SER, SER जो है ना यानी क्या, स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो RER की बात था, मतलब चिकनी अंतःप्रद्रव्य जाल का वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। दोनों याद रखिएगा। देखिए, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जाल का पे राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, और जबकि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जाल का वसा और लिपिड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वसा और लिपिड का। उसके बाद यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह जो है ना, जो निर्माण करता है लिपिड और क्या वसा और लिपिड का जो निर्माण करता है ना, तो कोशिकीय क्रिया के लिए वसा और लिपिड बहुत जरूरत होता है। कोशिकीय क्रिया क्या है? तो कोशिका अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो जितना भी क्रिया करता है, वो सारी क्रियाओं को क्या कहते हैं? कोशिकीय क्रिया कहते हैं। मतलब कोशिका हमारे शरीर में अपने जीवन को चलाने के लिए जितने भी क्रिया करते हैं, कोशिका के अंदर क्रियाएं होती है, रासायनिक क्रियाएं होती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? कोशिकीय क्रिया। कोशिकीय क्रिया के लिए वसा और प्रोटीन दोनों क्या चाहिए? अति आवश्यक होता है। और वसा और जो है ना लिपिड वसा और लिपिड का निर्माण कौन करता है? तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जाल का। उसके बाद कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करता है। कुछ प्रोटीन और वसा जो है ना, प्रोटीन और वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में मदद करता है। ये बात को समझिएगा। मतलब यही प्रोटीन और वसा जो है ना, जो देखिए प्रोटीन और वसा कौन बनाता है? तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जाल का। और जब प्रोटीन और वसा बनता है तो उसमें से कुछ प्रोटीन और वसा जो है ना, कोशिका झिल्ली जो है चारों तरफ, सभी कोशिका के चारों तरफ कोशिका झिल्ली को भी बनाने में कौन सा महत्वपूर्ण रोल निभाता है? तो आपको ये SER मतलब चिकनी अंतःप्रद्रव्य जाल का। जब प्रोटीन वसा बनाएगा, सॉरी वसा लिपिड बनेगा, तभी ना आपको कोशिका झिल्ली बनेगा जी। आपको कोशिका झिल्ली बनेगा, आप वसा लिपिड को बनाने वाला अंतःप्रद्रव्य जाल कहते यही होगा। उसके बाद इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। क्यों झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं? क्योंकि एक झिल्ली दूसरे झिल्ली को बनाने में मदद करता है। कोशिका झिल्ली जो है ना, आपको बताएं, कोशिका झिल्ली को बनाने में कौन? अंतःप्रद्रव्य जाल का मदद किया। अंतःप्रद्रव्य जाल का भी एक प्रकार का झिल्ली है। उसके बाद कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति भी काम करता है। मतलब कुछ अन्य प्रोटीन और वसा जो है ना, एंजाइम और हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER भिन्न रूपों में दिखाई देते हैं। मतलब जो है ना, अंतःप्रद्रव्य जाल का जो है अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन सभी में झिल्ली की तरह ही होता है। देखिएगा, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। लेकिन सभी में क्या होता है? अलग अलग रूप में तो दिखाई देता है, लेकिन सभी कोशिका में क्या होता है? आपको जालिका के तंत्र का ही निर्माण करता है। बात करेंगे और है दोस्त, अभी देखिएगा, जितना भी निचोड़ है ना सब पढ़ा देंगे, एक भी चीज को नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार ER का एक कार्य कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नालिका के रूप में कार्य करती है। मतलब क्या कह रहा है कि ये ER जो है ना, अंतःप्रद्रव्य जाल का कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्र और केंद्रक के मध्य, केंद्रक से जुड़ा है अंतःप्रद्रव्य जाल का, तो केंद्रक और कोशिका द्रव में पदार्थों का आवागमन मतलब केंद्रक से कोशिका द्रव से केंद्रक में पदार्थों का आवागमन में कौन महत्वपूर्ण रोल निभाता है? तो यही अंतःप्रद्रव्य जाल का। तो यही बात है कि मतलब जो है ना, अंतःप्रद्रव्य जाल का केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव में पदार्थों के आवागमन में महत्वपूर्ण कार्य करता है। उसके बाद ER कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे के रूप में भी कार्य करता है। मतलब कोशिका द्रव ढांचे के रूप में भी कार्य करता है। एक वर्ग के जंतुओं, जिन्हें कैसुरोकी भी कहते हैं, एक वर्ग के जंतु जो होता है उसको कैसुरोकी कहते हैं, जो कि यकृत की कोशिकाओं में SER20 तथा दवाओं को निवारीकरण करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बात याद रखेंगे। यानी यकृत जो है, लीवर में जो, यानी हम जो भोजन करते हैं, भोजन के जो बाद जो हमारे पेट में जाता है यकृत के पास, तो यकृत में बहुत विष की तरह, मतलब जो हानिकारक चीज होता है भोजन में, या कोई भी चीज जो हमारे शरीर के अंदर यकृत के पास हानिकारक चीज गया या विष गया, तो उसको निवारीकरण यानी नष्ट करने की जो है ना
क्रिया कौन करता है? तो यही अंतःप्रद्रवी जालिका करता है। सारा कॉन्सेप्ट जो है ना अंतःप्रद्रवी जालिका से रिलेटेड इतना 3 पेज पे था। हम ये तीनों पेज को आपको डिटेल से एनालिसिस अंतःप्रद्रवी जालिका को कर दिए। अगर इतना कर लिए तो आपको एक भी क्वेश्चन आपको इस से पूछा जाए तो आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट चीजों पे। ईआर में क्या कर रहा है? ईआर में संश्लेषित पदार्थों के साथ गोल्जी उपकरण का प्रमुख कार्य क्या होता है? मतलब ईआर में यानी अंतःप्रद्रवी जालिका में जो संश्लेषित पदार्थ बनता है उसमें गोल्जी उपकरण का काम क्या है? तो देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 तरह के परत है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका वसा और लिपिड का बनाता है। उसके बाद हम बात करेंगे ना खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका क्या बनाता है? तो प्रोटीन, राइबोसोम प्रोटीन का बनाता है। तो इसको जो है ना फिर भेजने का, कोशिकाओं तक भेजने में कौन काम करता है? तो आपको जो है ना बात करेंगे कौन? तो इसमें गोल्जी उपकरण जो है ना पैक करके अन्य कोशिकाओं तक भेजने का गोल्जी उपकरण काम करता है। कौन करता है? यानी अंतःप्रद्रवी जालिका में जो भी चीज बनता है, प्रोटीन या वसा, लिपिड, उसको वहां से लेकर के अन्य कोशिकाओं तक भेजने का काम गोल्जी उपकरण करता है। तो इसमें क्या है देखिएगा, प्रमुख कार्य किसका है? तो देखिएगा उनका डीएनए में परिवर्तित करना नहीं, उनका पैकेजिंग करके, पैक करके विभिन्न स्थानों तक भेजना, यानी विभिन्न कोशिकाओं तक भेजना। यही आपको जो है ना आंसर हो जाएगा बी। चलिए एनसीईआरटी के लाइन पे बात करेंगे। यही गोल्जी उपकरण है। मोटे मोटे तौर पे सब बात लिखा होगा। गोल्जी उपकरण जो क्या करे, गोल्जी उपकरण का सबसे पहले विवरण कैमिलो गोल्जी ने दिया। ये भी याद रखेंगे, गोल्जी उपकरण का सबसे पहला मतलब खोज किसने किया था? गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाएं, ये भी झिल्ली युक्त पुटिकाएं जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप में सजी रहती है, जिन्हें कुंडिकाएं कहती है। गोल्जी उपकरण एक जो है ना एक झिल्ली की तरह है, ये भी एक दूसरे के ऊपर समांतर नली के रूप में सजा हुआ है। इस नली के रूप में जो सजा है इसको क्या कहते हैं? कुंडिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडिकाएं कहते हैं। समझ गए? उसके बाद इन झिल्लियों का संपर्क ईआर झिल्ली से होता है। इन झिल्ली का संपर्क किससे होता है? ईआर मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका के झिल्ली के पास रहता है, ये झिल्ली संपर्क रहता है। उसके बाद इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। इसलिए जो है ना ये जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र का दूसरे भाग मतलब सबसे बड़ा जटिल में कौन है? तो आपको बात करेंगे जो है अंतःप्रद्रवी जालिका। इसके बाद दूसरा जटिल झिल्ली कौन है? तो यही है आपको जो है ना गोल्जी उपकरण। समझ गए? तो सबसे जटिल कोशिका झिल्ली में बात करेंगे तो अति झिल्ली में बात करेंगे तो कौन है आपको? अंतःप्रद्रवी जालिका सेकेंड में ही है। उसके बाद देखिएगा इसमें है क्या? तो ईआर में, ईआर मतलब क्या? अंतःप्रद्रवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। मतलब ईआर में जो भी पदार्थ बनता है वो क्या करता है? गोल्जी उपकरण में पैक होता है और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है जहां इसकी आवश्यकता होती है। तो वही क्वेश्चन था, गोल्जी उपकरण का काम क्या है कि मतलब ईआर में जो भी पदार्थ संश्लेषण होता है उसको पैक करके अन्य भागों यानी अन्य कोशिका तक भेजने का काम करता है। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थ का चयन, रूपांतरण तथा बंद करना। इन कार्य में कौन कौन भाग लेता है? तो पुटिका में संचयन, रूपांतर तथा बंद करना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में समान शक्कर से जटिल शक्कर बनाते हैं। ये बात नहीं याद रखना है, ये बात याद रखना है कि कुछ स्थिति में जो है ना गोल्जी उपकरण समान शक्कर से जटिल शक्कर बनाता है और गोल्जी उपकरण के द्वारा ही लाइसोसोम भी बनाया जाता है। ये बात याद रखना, ये वाला बात और ये वाला बात इंपोर्टेंट है। जो इंपोर्टेंट करे वो इंपोर्टेंट है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, यानी लाइसोसोम को बनाने में कौन महत्व निभाता है? तो आपको जो है ना गोल्जी उपकरण। सब बात को याद रखेंगे। तो चलिएगा नेक्स्ट चीजों पे अब आएगा क्या है क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? यदि किसी कोशिका का चयापचय बाधित होकर कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए तो लाइसोसोम के संबंध में कौन सी घटना संभव होगा? मतलब कह रहा है कि कोशिका की चयापचय क्रिया बाधित हो जाए तो कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाता है तो लाइसोसोम के संबंध में क्या घटना हो सकता है? लाइसोसोम राइबोसोम में बदल जाएंगे, भाई बिल्कुल गलती है। लाइसोसोम फट सकते हैं उसके बाद और उनके एंजाइम कोशिका को पचा सकते हैं, बिल्कुल है, यही है। लाइसोसोम फटेगा और सभी कोशिका को पाचित कर देगा, यही ऑप्शन सही होगा। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। बात करेंगे कॉन्सेप्ट पे, तो चलिएगा भाई कॉन्सेप्ट पे, यही है लाइसोसोम। तो बात करेंगे ना
लाइसोसोम जो है ना, ये लाइसोसोम लिपिड का लेयर है, ये ग्रीन कलर वाला। उसके बाद बात करेंगे, देखो हाइड्रोलिक एंजाइम मिक्सचर है अंदर में, ये जो व्हाइट कलर में देख रहे हैं क्या हाइड्रोलिक एंजाइम मिक्सचर है, ये मेम्ब्रेन है, यानी लाइसोसोम को घेरने वाले क्या है, झिल्ली है। उसके बाद बात करेंगे, देखिएगा लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाले तंत्र है, यानी लाइसोसोम ऐसा कोशिका है जो कोशिका का जो अपशिष्ट, यानी कोशिका में जो भी अपशिष्ट पदार्थ आएगा उसको निपटाने का यंत्र कौन है, लाइसोसोम है। यानी जितना भी अशुद्धि आएगा, जितना भी खराब चीज आएगा, उसको निपटाने का काम कौन करेगा, तो लाइसोसोम करेगा। लाइसोसोम बाहरी पदार्थों के कोशिका अंगकों के टूट फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। मतलब बाहरी पदार्थों के कोशिका के अंगों को टूट फूट गया, टूटे फूटे को पाचित करके उसको क्या करता है, साफ भी करता है। ठीक, कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं। मतलब कोशिका के अंदर जो है आने वाले जितना बाहरी भी पदार्थ है, बैक्टीरिया है, जो भी कुछ है, जो क्या होता है, लाइसोसोम में जाता है। लाइसोसोम उसको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, ये बात याद रखेंगे। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। यानी लाइसोसोम बात करेंगे ना, बहुत बड़ा लाइसोसोम में इतना बड़ा पाचनकारी एंजाइम होता है, चाहे कुछ भी जाए लाइसोसोम में उसको तोड़ देगा, यानी पाचित कर देगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे लाइसोसोम और होगा, देखिएगा क्या है, कोशिकीय चयापचय व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, मतलब कोशिकीय चयापचय के कारण जब इसकी कोशिका क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो लाइसोसोम फट जाता है और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देता है, यानी मार देता है। यानी लाइसोसोम क्या करता है, अपनी कोशिका को मार देता है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिकीय की आत्महत्या की, यानी आत्मघाती की थैली कहते हैं। समझ गया ना, यानी लाइसोसोम किसी कारण चयापचय कारण क्षतिग्रस्त हो गया तो ये लाइसोसोम की थैली जो होता है फटता है और अपने ही कोशिका को मार देता है, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। मतलब संरचनात्मक दृष्टि से कहेंगे तो लाइसोसोम में भी है ना एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है, देख रहे हैं, एक झिल्ली येलो कलर का है। उसके बाद जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं, आरईआर एंजाइम को बनाता है। और ये बात याद रखेंगे, लाइसोसोम में जो एंजाइम होता है उस एंजाइम को बनाने वाले कौन होता है, तो आरईआर, मतलब खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, ये बात याद रखेंगे। इस एंजाइम को बनाने का काम कौन करता है, आरईआर करता है। कौन करता है, आरईआर करता है। बात को समझ गए, तो चलेंगे हम नेक्स्ट चीज पे। तो नेक्स्ट चीज क्या है, आपको क्वेश्चन है, देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए और राइबोसोम होने का सीधा परिणाम क्या है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, इसका सीधा परिणाम क्या है, तो राइबोसोम अपना है तो मतलब प्रोटीन का निर्माण करेगा, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, वे अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बना लेगा, यही ऑप्शन होगा। वे सभी प्रोटीन स्वयं बना लेगा, वे नहीं होगा। वे कोशिका से स्वतंत्र होकर जीवित रह सकती है, भी नहीं होगा। वे केवल एटीपी का नष्ट करेगा, नहीं। वे जो है ना कुछ, वे सभी प्रोटीन अपना बना लेगा, या कुछ प्रोटीन, देखिएगा एनसीईआरटी में क्या है, इस पे देख लेते हैं, उसके बाद इस पे फिर आते हैं। उसके बाद देखिएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं पे भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और यह जो है ना ऊर्जा का रिलीज करता है। भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण के बाद क्या होता है, ऊर्जा का रिलीज होता है, यह ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा होता है, सारा बात लिखा होगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का बिजली घर कहते हैं। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हाँ, के रूप में, ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। मतलब जीवन के लिए, मतलब सभी जीव में जीवन के लिए यही माइटोकॉन्ड्रिया, यहीं पर भोजन का पाचन होता है और ये क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में प्रदान करता है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। एटीपी किसकी ऊर्जा है, कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी नया पदार्थ बनाते हैं, उसको जो है ना आपको किसका निर्माण करते हैं, तो एटीपी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली युक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली युक्त होती है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है।
मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का भी जो झिल्ली होता है दोहरी झिल्ली युक्त होती है, जिसमें बाहरी झिल्ली क्या होती है, छिद्रित होती है। उसके बाद भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये बले एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र बनाते हैं। देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली होता है, एक बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, जबकि आंतरिक झिल्ली जो होता है, आंतरिक झिल्ली देखिएगा ये कहा गया भाई, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक बलित होती है, बलेकार होता है। ये बले एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रिया के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। एटीपी का निर्माण यही इसी में होता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंग है, क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद अतः माइटोकॉन्ड्रिया को अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, कुछ प्रोटीन बनाता है, सभी प्रोटीन नहीं बनाता। देखिए वहां फंसाने वाला क्वेश्चन था, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन बनाता है, यानी इसका क्वेश्चन जो यही सही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना स्वयं अपना डीएनए और राइबोसोम है, तो ये कुछ अपना प्रोटीन स्वयं बना लेगा। ठीक है, बात करेंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट बता दिए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन पे, क्या है, यदि किसी प्लेस्टिड कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है, जिसको लवक बोलते हैं। प्लेस्टिड प्रमुख कार्य स्टार्च, तेल या प्रोटीन का संचय करना है, तो वह किस प्रकार का होगा। मतलब प्लेस्टिड की बात करेंगे तो तीन प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता, यानी भोजन का संश्लेषण करता। ठीक है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट जो होता है, आपको क्या होता है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट बता दिए, एगो ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो बताए ना, किसी प्लेस्टिड का प्रमुख कार्य स्टार्च, तेल, प्रोटीन का संचय करना है, तो कौन करेगा, तीनों में कौन करेगा, तो आपको क्रोमोप्लास्ट करता है। कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट। ये प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोप्लास्ट नहीं, ये ल्यूकोप्लास्ट नहीं, समझ गए। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तीनों का कार्य देखेंगे हम एनसीईआरटी में। ये आपको प्लेस्टिड है, यानी लवक है, यानी क्लोरोप्लास्ट वाला लवक है। बात करेंगे नेक्स्ट चीज, तो देखिएगा प्लेस्टिड केवल पादप कोशिका में स्थित होते हैं, मतलब जंतु कोशिका में स्थित नहीं होता है। किसमें होता है, पादप कोशिका में। प्लेस्टिड दो प्रकार के होते हैं, यहाँ साइंस में दो ही प्रकार के लिखा है, सॉरी एनसीईआरटी में, लेकिन तीन प्रकार यहाँ भी देखिएगा, दो प्रकार के होते हैं, जिसमें दिखा है एगो क्रोमोप्लास्ट, रंगीन प्लेस्टिड होता है, रंगीन प्लेस्टिड, मतलब क्रोमोप्लास्ट रंगीन, यानी जिसको बर्नी लवक भी बोलते हैं। दूसरा ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, चल ल्यूकोप्लास्ट जो होगा, ल्यूकोप्लास्ट बात करेंगे, श्वेत और रंगहीन प्लेस्टिड होगा, मतलब उजला होगा या रंगहीन, कोई रंग नहीं होगा, अवर्णी लवक कहेंगे। तो दो लवक ये हो गया। जिस प्लेस्टिड में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये तीसरा हो गया। तो देखिए एक क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में पौधों में क्या होता है, रंगीन होता है, तो बीज और फल के रंग प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, रंग प्रदान करते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट क्या का काम क्या है, ये श्वेत और रंगहीन होता है। और क्लोरोप्लास्ट पौधों में क्या करता है, भोजन का संश्लेषण करता है। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है, मतलब क्लोरोप्लास्ट पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों क्लोरोप्लास्ट आवश्यक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, और इसके अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं। ठीक है, वर्णक भी पाए जाते हैं, समझेंगे। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है। ल्यूकोप्लास्ट जो बात करेंगे ना, ये ल्यूकोप्लास्ट कहाँ गया, ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है, जिसमें स्टार्च क्या बनता है, स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। तीन गो बात देखिएगा। पहला क्या पढ़े हम कि आपको जो है ना, ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, प्राथमिक रूप से यह अंगक है, मतलब प्लेस्टिड में, लवक में प्राथमिक रूप से अंगक की बात करेंगे तो क्या है, ये ल्यूकोप्लास्ट है। क्या है, ल्यूकोप्लास्ट है। तो बात करेंगे, देखिएगा ये वाला बात याद रखेंगे, जितना भी हाईलाइटेड है ये वाला बात को कहेंगे। ये जो है ना, क्या कर रहे हैं, ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है, जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ को संचित होता है ल्यूकोप्लास्ट में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, आजा आजा, इसका क्या हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा, एक मिनट, क्या हो जाएगा भाई, क्रोमोप्लास्ट की ल्यूकोप्लास्ट गड़बड़ कर दिए थे भाई, इसका ल्यूकोप्लास्ट होगा, कहाँ गए, इसका जो है ना क्रोमोप्लास्ट जो मारे थे ना, क्रोमोप्लास्ट नहीं होगा, ल्यूकोप्लास्ट होगा। मतलब क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट। स्टार्च, तेल, प्रोटीन का संचय कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट करता है। कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट करता है। आजा भाई, थैंक यू कर रहा है।
एक मिनट देखिएगा, ये पढ़ा दिया, हाँ यहीं पे है। तो ये बात याद रखेंगे। अब प्लेस्टिड की भीतरी रचना बहुत सी झिल्ली वाली परतों होती है जो एस्ट्रोमा में स्थित होती है। मतलब बात करेंगे ना एस्ट्रोमा, देखिएगा ये एस्ट्रोमा कहते हैं, बात समझिएगा। आउटर मेंबर है ये, इस मेंबर को कौन मेंबर कहते हैं? आउटर मेंबर कहते हैं। सबसे बाहरी मेंबर आउटर मेंबर है। उसके बाद ये इनर मेंबर है, दोहरी जो है ये वाला दिख रहा है इनर मेंबर है, ठीक है। उसके बाद इसको ल्यूमेन कहते हैं, हाँ ग्रेनम इसको कहते हैं। ये जो देखिएगा ये जो व्हाइट ग्रीन वाला जो पार्ट है इसको ल्यूमेन कहते हैं। ये जो हल्का ग्रीन दिख रहा है इसको ग्रेनम कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रोमा हो गया, पूरा क्षेत्र को क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहेंगे। तो क्या कह रहे हैं भाई? तो प्लेस्टिड के भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। पतली झिल्ली जैसा रचना है ना, स्ट्रोमा में होती है। प्लेस्टिड बाहरी रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। अब प्लेस्टिड की बात करेंगे ना, बाहरी रचना जो होता है किसकी तरह होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो बात करेंगे दो ही कोशिका है जिसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, तो किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसके बाद क्या है? प्लेस्टिड में। माइटोकॉन्ड्रिया प्लेस्टिड में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। बात करेंगे नेक्स्ट चीजों पे कि कुछ एक कोश के जीवों में विशिष्ट राजधानी किस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब कुछ एक कोश के जीव में विशिष्ट राजधानी जो होता है किस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? क्या प्रकाश संश्लेषण में, अतिरिक्त जल एवं कुछ अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में, या डीएनए निर्माण में, या ऊर्जा उत्पादन में? तो यही है आपको, अतिरिक्त जल एवं कुछ अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में, ठीक है। तो बात इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलेंगे बात करेंगे इस पे, रसधानी क्या होता है? ठोस अथवा तरल पदार्थों का संग्राहक थैलिया होती है। यानी ये रसधानी है। जितना ये जो पिंक कलर का जो देख रहे हैं ना, ये सेल वाल है, पादप कोशिका है। सेल वाल मतलब क्या? कोशिका भित्ति है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं ये उजला कलर का जो ये वाला जो दिख रहा है ये वाला लाइन, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, मतलब कोशिका झिल्ली है। ये साइटोप्लाज्म है, यानी ये वाला जो है ना क्या? कोशिका द्रव है। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव है। ये वाला पूरा रिक्तिया है। रिक्तिया कोशिका के अंदर जो खाली स्थान होता है ना उसको रिक्तिया कहते हैं। तो भैकल है ये। उसके बाद कहेंगे ना ये क्या है? सेल शेप है। उसके बाद इसको जो भैकल के मतलब रिक्तिया के चारों तरफ का जो झिल्ली होता है इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। एक प्लांट सेल है। तब बात करेंगे क्या है? तो राजधानी ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलिया होती है। यानी राजधानी ठोस और तरल पदार्थ के संग्राहक थैलिया होती है। जंतु कोशिका में यह राजधानी छोटी होती है जबकि पादप कोशिका में राजधानी बड़ी होती है। ये बात क्वेश्चन पूछा गया है। जंतु का कोशिका में राजधानी छोटी होती है, पादप कोशिका में बड़ी होती है। कुछ पौधे की कोशिकाओं में केंद्रीय राजधानी का माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है। मतलब कुछ पौधे की कोशिकाओं में केंद्रीय राजधानी का जो माप होता है आयतन का 50 से 90% तक होता है। कितना? 50 से 90% तक। पादप कोशिकाओं की राजधानी में कोशिका द्रव भरा होता है। पादप कोशिका जो है उसके राजधानी में क्या होता है? कोशिका द्रव भरा रहता है। और ये कोशिकाओं को स्फीति एवं कठोरता प्रदान करते हैं। भाई स्फीति एवं कठोरता क्या है? यानी यही राजधानी जो है ना पादप कोशिका में पौधे को स्फीति भी प्रदान करता है और कठोरता भी प्रदान करता है। स्फीति का मतलब क्या हुआ कि पादप कोशिका में जितना भी कोशिका है उसको फुला करके रखता है। इसी कारण पेड़ पौधा सीधा खड़ा रहता है, स्फीति के कारण ही। और ये स्फीति जो है ना कोशिका झिल्ली पे और भित्ति पे, कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी ना होता है, कोशिका भित्ति पे क्या करता है? आपको बल लगाता है। और ये कठोरता भी प्रदान करता है। इसी राजधानी के कारण पेड़ पौधा क्या होता है? कठोर होता है। कोशिका भित्ति तो दोनों प्रदान करता है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ राजधानी में स्थित होता है। पौधा में बहुत सारे जितने पौधे के लिए जितना भी आवश्यक पदार्थ है उसमें से बहुत सारे कहाँ होते हैं? राजधानी में होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा की खाद्य राजधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। यानी मतलब क्या कर रहे हैं? अमीबा खाद्य राजधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। उसके बाद देखेंगे कुछ एक कोशिकीय, वो सब महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ याद रखेंगे। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट राजधानी के अतिरिक्त, यानी कुछ एक कोशिकीय जीव है जिसमें विशिष्ट राजधानी के अतिरिक्त जल जो आता है। राजधानी में जो जल है तो रहबे करेगा। विशिष्ट राजधानी के अतिरिक्त जो जल है
तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। मतलब ये जो है ना, राजधानी का काम क्या है, आपको बात करेंगे कि कुछ एक कोशिकीय जीव है, उसमें राजधानी में जो जल है उसके अलावा जो अतिरिक्त जल है और अपशिष्ट पदार्थ जो है उसको बाहर निकालने में कौन मदद करता है, तो यही राजधानी मदद करता है। आगे बात करेंगे हम क्या है नेक्स्ट चीजों पे, तो देखेंगे नेक्स्ट चीज क्या है। नेक्स्ट आजा भाई, अब 2 स्लाइड बचा हुआ है मात्र, इसके बाद एक चीज है, कोशिका को जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई कहने का सबसे उपयुक्त कारण क्या है। इनमें जीवन की विभिन्न क्रियाएं संपन्न होती है। इनमें केवल कोशिका झिल्ली होती है, यह केवल आकार प्रदान करती है, यह केवल अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहित करती है। तो भाई ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन जो होगा ना, इसमें जीवन की विभिन्न क्रियाएं संपन्न होती है। बात करेंगे, देखेंगे एनसीईआरटी की मोटे मोटे तौर पे बात करेंगे। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता होती है। मतलब प्रत्येक कोशिका की एक संरचना होती है जो जीवन संबंधी जितना भी काम है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नए पदार्थ का निर्माण करना, जो भी करना है, ये प्रोटीन का निर्माण करना है, सब अलग अलग कोशिका भाग लेते हैं। जिसमें ये सारा कोशिका है, सबका अपना अपना काम है। ये तराकाई है, सेंट्रोसोम है, सबका अपना अपना काम है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में भाग लेता है, सब अलग अलग काम करता है। ऐसा उनकी झिल्ली अथवा अंगकों को विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। यानी ये सभी काम, जीवन, किसी भी जीव का जीवन संबंधी जितना भी काम है, ये सारा का सारा काम किसके कारण होता है, तो विशिष्ट संरचना के कारण, यानी यही कोशिका अंगक के कारण हो पाता है। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचना इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक भी इकाई है। यानी कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई भी है और क्रियात्मक इकाई भी है। क्यों? क्योंकि जीव को बनाने का भी काम किया है कोशिका, और कार्य भी जीव तभी तक करेगा जब तक उसका कोशिका सही है। तो कार्य भी करता है जीव कब, जब कोशिका कार्य करेगा। तो कार्य क्रियात्मक भी है और संरचनात्मक इकाई भी, दोनों कोशिका है जीवों के लिए। तो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है दोस्त। तो इस तरह से हम आपको सारा का सारा ये जीवन की मौलिक इकाई क्लास 9th का था, और जो है ना, मैं सारा का सारा आपको जो है ना इस चैप्टर का थ्योरी को, कॉन्सेप्ट जो है ना, बहुत अच्छा तरीका से बताएं। आप लोगों को कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? क्या मेरा मेहनत जो देखे आप लोग, क्या आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और सबसे पहले, अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो दिल से धन्यवाद हम देना चाहते हैं कि आप इतना हमारे लिए सपोर्ट किए। बस आप लोग इसी तरह से सपोर्ट कीजिए, आगे भी हम आपके लिए इसी तरह से तत्पर रहेंगे, इससे भी बेस्ट करेंगे। दोस्त, इसको बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगता है, और जो है ना, क्या कहें, आप लोग जब वीडियो नहीं देखते हैं ना, बहुत दुखित होते हैं। वीडियो देखा कीजिए दोस्त, बड़े ही चैनल वाले अच्छे नहीं पढ़ाते, छोटे चैनल वाले भी अच्छे पढ़ाते हैं। अगर नहीं अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए कि आप अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, ठीक ना। लेकिन देखा कीजिए, ये एनसीईआरटी, नया वाला एनसीईआरटी का कंप्लीट में आपको साइंस का कवर करवाने वाला हूं, जो रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी एग्जाम में साइंस का सबसे ज्यादा वेटेज होता है। इसमें आपको बहुत ही फायदा दिलाएगा दोस्त। इतना कर लिए है ना इस चैप्टर का, मतलब जो ये चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, ये चैप्टर जो हम आप लोगों को पढ़ाए, जीवन की मौलिक इकाई, इस चैप्टर से अगर एक भी क्वेश्चन छूटेगा ना, पूछ देगा ना, छूटेगा ना, तब कहिएगा। कल ये थ्योरी तो आज समाप्त हो गया है, कल मैं आप लोगों को क्वेश्चन का रिवीजन करवाएंगे, देखिएगा कितना मजा आएगा। इसलिए दोस्त, कल आप लोग क्वेश्चन में जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्वेश्चन क्लास के साथ। और इसका पीडीएफ आपको डेली, आज का पीडीएफ कल मिलेगा, मतलब एक दिन बाद करके पीडीएफ आपको जो है ना टेलीग्राम चैनल, यही मैथ्स बाय रोशन सर, इस पे जाकर के आप लोग इस क्लास का पीडीएफ देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत बच्चे कमेंट भी करते रहते हैं कि जो पीडीएफ इसका कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ के बारे में बता दिए। मैथ्स बाय रोशन सर टेलीग्राम भी चैनल है, वहां जैसे जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, मैं आगे भी इसी तरह से आप लोगों के लिए तत्पर रहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।